नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर साधना सिंह बिसेन, सहायक प्राध्यापक मानविकी विभाग, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज भोपाल। आज मैं आपको प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन इस पाठ के विषय में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। स्नातक द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत नैतिक मूल्य और भाषा नामक पुस्तक के चतुर्थ इकाई में वर्णित इस पाठ प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन इस तथ्य पर आधारित है कि किस प्रकार मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज की और उससे किस प्रकार हमारा जीवन प्रभावित हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इसी कारण विभिन्न आवश्यकताओं के मद्देनज़र लगातार आविष्कार या खोज होती गई। मनुष्य की उत्कंठा कभी शांत नहीं होती, अनवरत कुछ पाने की चाह ही उसे निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता रहता है और इसी कारण हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों को खोज कर पाए। इसके अतिरिक्त इन वैज्ञानिक आविष्कार के बाद जब हम इनके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं और इनकी उपयोगिता के विषय में देखते हैं तो हम पाएंगे कि किस प्रकार हमारी जो अनुसंधान वृत्ति है उसमें वृद्धि होगी और साथ ही किसी भी देश की वैज्ञानिक उन्नति का पैमाना ही वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि किस प्रकार व्यवस्थित ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं व्यवस्थित एवं सुसंबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है और विज्ञान का व्यवहारिक रूपांतरण प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहते हैं, वो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में है। और जिस प्रकार हम विज्ञान में विभिन्न प्रकार की खोजों, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी में हम इन्हीं खोजों या आविष्कारकों के या आविष्कार के प्रविधि यानी प्रोसेस या उसकी किस प्रकार वो आविष्कार हुए हैं इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग मनुष्य ने विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही किया है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, जो कि पूरी तरह से आवश्यकता पर आधारित था। धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हुआ तो उसने चीज़ों को खोजना शुरू किया। उसके पश्चात भारत को ही श्रेय है शून्य एवं दशमलव पद्धति के खोज की। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे बाइसिकल का आविष्कार हुआ, उसमें तरह तरह के परिष्करण होते गए। उसके पश्चात मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे अन्य बड़े यंत्रों का निर्माण होता चला गया, जिनमें अगर हम बात करें तो विद्युत शक्ति, उसने भी हमारे जीवन को बहुत कुछ बदला है। बिना विद्युत के आज हम किसी भी उपकरण को नहीं चला सकते। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का, हेलीकॉप्टर, वायुयान, इन सब का निर्माण होता गया। और लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद इन यंत्रों का निर्माण हो सका। अंत में कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कंप्यूटर आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी घुसपैठ बना चुका है। इसके बिना जीवन की कल्पना आज हम नहीं कर सकते। अब आते हैं प्रमुख आविष्कारों को अलग अलग बताने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आग के आविष्कार की। मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग स्वयं की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए करता रहा है। वास्तव में देखा जाए तो मानव जीवन की विविध ज़रूरतों से के फलस्वरूप ही वैज्ञानिक अनुसंधान का उदय हुआ। आदिम अवस्था में अपनी भूख की इच्छा पूर्ति हेतु मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फलों, इन चीज़ों को खोजा और जंगली पशुओं एवं अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया। अब ये औजार उसे विभिन्न प्रकार की अस्थियाँ, लकड़ियों और पत्थर के टुकड़ों से बनाना सीखा। लेकिन जंगल में लगी भयंकर आग के फलस्वरूप पशुओं की मृत्यु और उनमें जलता हुआ देखकर उसने भोजन पकाने की कला का उपयोग सीखा होगा, ऐसा अनुमान है। इसके पश्चात उसने धीरे धीरे क्रमिक उन्नति करता चला गया मनुष्य। और आप जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य ने वो यात्रा शुरू की और आज वो कहाँ पहुँच गया है। इसके बाद जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के वैज्ञानिक आरंभ से ही दुनिया से आगे थे। उन्होंने ईसा पूर्व के पहले की शताब्दियों में ही उन्हें शून्य के बारे में ज्ञान था। शून्य के आविष्कार का श्रेय भारत को दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त शून्य से संबंधित दशमलव पद्धति का आविष्कार का श्रेय भी भारत को ही जाता है। और दशमलव पद्धति के विकास में बहुत कुछ हमारे वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का हाथ रहा है। और दशमलव प्रणाली, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इसका प्रचलन है और इससे बहुत अधिक लाभ हुआ है। अब बात करते हैं बाइसिकल की। बाइसिकल या साइकिल एक जन वाहन है जो सर्वसुलभ है, अत्यंत सस्ता है। इतनी अधिक भौतिक उन्नति के पश्चात भी बाइसिकल या साइकिल का उपयोग कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्यवर्धक वाहन के रूप में इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। और इसके जो आविष्कारक थे वो कार्ल बोयरबोन थे। इसके बाद हम बात करते हैं रेलगाड़ी एवं भाप के इंजन के आविष्कार की। चूँकि भाप इंजन से ही आरंभ में विभिन्न प्रकार के कारखाने के यंत्रों को, समुद्री जहाज को और रेलगाड़ी को चलाया जाता था, तो जेम्स वॉट नामक वैज्ञानिक ने भाप इंजन या स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। धीरे धीरे रेलगाड़ी इन ऊर्जा के स्रोतों की बजाय अब विद्युत ऊर्जा से चलने लगी है और डीजल से चलने लगी है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन इस प्रकार रेलगाड़ी ने भी हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि वो दुनिया के लगभग सभी देशों की लाइफलाइन है। और इसी वजह से रेलगाड़ी हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर सकने में सक्षम है। रेलगाड़ी के आविष्कार इंग्लैंड में जन्मे जॉर्ज स्टीफेंसन थे और इन्होंने ही रेलगाड़ी के आविष्कार के लिए इतने अधिक प्रयत्न किए और इसके कालांतर में रेलगाड़ी में भी बहुत प्रकार के परिवर्तन होते गए और हम देखते हैं कि रेल इंजन डीजल या विद्युत ऊर्जा से चलने लगे हैं। इसके बाद आते हैं मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बारे में। मुद्रण यानी प्रिंटिंग। हम अगर बात करें तो प्रामाणिक रूप से आज ये कहा जा सकता है कि छापने की कला का प्रारंभिक विकास चीन में हुआ था। हालांकि यूरोप के कई देश अभी भी मुद्रण यंत्र के आविष्कार का श्रेय लेते हैं, परंतु ये आधिकारिक रूप से पता है कि चीन में ही इसकी आरंभिक खोज की गई थी। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि मुद्रण या प्रिंटिंग का क्या प्रभाव है, तो सबसे पहला जो समाचार पत्र था लंदन गजट, वो साप्ताहिक समाचार पत्र था। तत्पश्चात टाइम्स नाम का समाचार पत्र छपा जो कि दैनिक समाचार पत्र था। और आज के युग में हम देखते हैं कि किस प्रकार लगातार इनकी बाढ़ आई हुई है। समय के साथ साथ मुद्रण कला में लगातार परिष्करण होता चला गया और आज हम विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग के बहुत प्रकार के रूप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं विद्युत के आविष्कार के बारे में। विद्युत का आविष्कार अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार था जिसने हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। और विद्युत शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए विज्ञान का एक अनुपम उपहार कह सकते हैं। और बादलों से चमकने वाली विद्युत का जो एक आविष्कार था वो अपने आप में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और हम भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उपकरण विद्युत से चलते हैं। बिना विद्युत के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में। चूँकि पेट्रोलियम एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, वो पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है, जिसका कुछ हिस्सा वाष्पशील होता है, जिसे ठंडा करने के बाद पेट्रोल उपलब्ध होता है। पेट्रोल से थोड़ा भारी द्रव या लिक्विड को हम मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल कहते हैं और उससे भी भारी द्रव या लिक्विड को हम डीजल कहते हैं। और पेट्रोलियम से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग बहुत अधिक होता है। धीरे धीरे पेट्रोलियम के स्रोत अब कम होने लगे हैं, तो वैज्ञानिक इसके कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में भी सोच रहे हैं। इसके बाद आते हैं वायुयान के बारे में। पक्षियों को आकाश में उड़ता देखकर मनुष्य के मन में भी आकाश में विचरण करने की इच्छा जागृत होने लगी। हमने देखा है पौराणिक कथाओं में भी इस प्रकार के वायुयानों का उल्लेख होता है। रामायण में भगवान राम द्वारा लंका से अयोध्या की यात्रा पुष्पक विमान में किए जाने का भी उल्लेख होता है और इस संदर्भ में राइट बंधुओं का योगदान उल्लेखनीय है। वायुयान में भी निरंतर परिवर्तन होते चले गए और आज हम जिस वायुयान का रूप देखते हैं वो बहुत मेहनत के उपरांत प्राप्त हुआ है और बहुत ही अधिक अत्याधुनिक वायुयानों की खोज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वायुयान का ही एक प्रकार हेलीकॉप्टर भी बनाया गया। हेलीकॉप्टर की विशेषता ये होती है कि वो कहीं भी उतर सकता है, लेकिन आजकल ऐसे वायुयान भी बनने लगे हैं जो पानी में भी उतर सकते हैं किसी प्रकार की आपात स्थिति में। इसके बाद आते हैं फोटो चित्रण।
फोटोग्राफी के आविष्कार के बारे में। इसमें ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था। गुडविन और ईस्टमैन नाम के 2 अमेरिकन वैज्ञानिकों ने सेल्यूलाइड फिल्म का आविष्कार किया, जिसके पश्चात फ़ोटो चित्रण सुगम होता चला गया और आज हम देखते हैं कि फ़ोटो चित्रण ने हमारे जीवन को बहुत अधिक हद तक प्रभावित किया है। उसके बाद आते हैं चलचित्र या सिनेमा के आविष्कार के बारे में। आज हम देखते हैं कि सिनेमा हमारे मनोरंजन के प्रमुख साधनों में से है और न केवल साधनों में है बल्कि उसने हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित भी किया है। फ़ोटो चित्रण की कला ने आधुनिक चलचित्र का विकास करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अमेरिका के वार्नर बंधुओं ने इस कला का उपयोग किया और देखा कि किस प्रकार सिनेमा ने हमारे जीवन में बहुत हद तक घुसपैठ बना रखी है। न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षा प्रदान करने में भी चलचित्र अपनी भूमिका अदा करता है। इसके बाद आते हैं दूरभाष या टेलीफोन का। हम आज देखते हैं किस प्रकार टेलीफोन या दूरभाष द्वारा हम न केवल अपने बंधु बांधवों और मित्रों से जो दूर स्थित हैं उनसे बात कर पाते हैं बल्कि उन्हें देख भी पाते हैं। तो दूरभाष या टेलीफोन के महत्व को हम समझ सकते हैं। इसके आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था का टेलीफोन बनाया और आज हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन से लेके बहुत प्रकार के फ़ोन अब उपलब्ध हैं। इसके बाद आते हैं रेडियो एवं टेलीविज़न के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बिना तार की सहायता से जब हम संदेश भेजते हैं तो उसे बेतार या वायरलेस या रेडियो संदेश कहते हैं। दुनिया के सभी देशों में रेडियो संदेशों का आदान प्रदान होता है। ये रेडियो संदेश विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आधारित होते हैं। आज संसार के सभी देशों में रेडियो तरंगों का संदेश प्रसारण हम देखते हैं। ये न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि सूचनाओं के आदान प्रदान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन चूंकि मैंने जैसा आपको बताया, मनुष्य की जिज्ञासा कभी कम नहीं होती। जब उसने देखा कि हम रेडियो से बात कर पाते हैं तो उसके स्रोत के बारे में भी उसको जानने की इच्छा हुई और इस प्रकार टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। टेलीविज़न आज हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और टेलीविज़न के माध्यम से हमने समाचार पत्रों, शिक्षा, मनोरंजन, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण आयोजनों को हम लाइव टेलीकास्ट या सजीव प्रसारण देख पाते हैं। इसका कारण है कि इन प्रसारणों को सैटेलाइट या उपग्रह के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन वैज्ञानिक आविष्कारों ने इतनी अधिक हमारे जीवन में घुसपैठ की है कि अब हम अपने जीवन में इन आविष्कारों के बगैर कल्पना ही नहीं कर सकते। और अंत में आता है कंप्यूटर का आविष्कार, जिसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि कंप्यूटर आधुनिक युग का नवीनतम चमत्कार है और इसने विभिन्न क्रियाकलापों के अतिरिक्त हिसाब किताब, जोड़ घटाना, विभिन्न प्रकार की जितनी भी कठिन चीज़ें थीं उनको सरलीकृत करने का काम किया है। आज हम ये जानते हैं कि बड़ी से बड़ी गणनाएं, बड़ी से बड़ी गणितीय जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको हम कम से कम समय में और बहुत सटीक तरीके से कंप्यूटर द्वारा उसका जवाब पा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज इसके आविष्कारक हैं और जैसा कि आप जानते हैं, आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो कई चरणों से होता हुआ आज इस अवस्था में पहुंच चुका है जहां हम इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में करते देखते हैं। धन्यवाद एवं अगले व्याख्यान तक के लिए नमस्कार।